my YouTube channel video. So sarap guys. Good morning, everybody. Good morning, sir. Am I audible? Good morning, sir. Yes, sir. Good morning, sir. Okay. Good morning to everybody. Good morning, sir. So, we start. Ishika, Kansha, Krishna, Aditya, everybody, good morning. Today, I'll start from the course itself, right? Good morning. Hello, everybody. So, please stop writing. I could agree to it. So, what we have to start today, Fisher exchange equation. Now, this is the topic's name. In the book, name of the topic is Quantity Theory of Money, मुद्रा का परिमाण सिद्धांत. Now, they are not the same things. ये दोनों एक ही चीज नहीं है. तो पहले what I'll do is I'll try to explain Fisher, what he has written, what he has to say. To remember, because you are studying from me for the first time, आप लोग मुझसे पहली दफे पढ़ रहे हैं, and Fisher and Cambridge, इन दो में से एक सवाल आता ही है. तो I generally also teach how to write the answers, right? Because you people read a lot, बहुत पढ़ते हैं आप लोग, बहुत ज्यादा पढ़ते हैं. But when it comes to writing, it becomes difficult for you people. And that is why you score less marks. तो हम लोगों को एक और चीज को भी कंसीडर करना है, हाउ टू स्कोर बेटर ग्रेड्स, है ना, हमको कैसे अच्छे नंबर मिले. एंड फॉर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज सिंपली स्टार्ट राइटिंग. जैसे मैंने बताया कि फिशर एंड कैम्ब्रिज, एक इनमें से आता ही आता है. दिस इज अ सर्टेनिटी, मतलब 100% एक सवाल मैंने आपको बता दिया कि दिस इज गोइंग टू कम. ये गेस है, बट हाउ टू राइट, राइट ना. तो क्वेश्चन कैसे आएगा, आई टेल यू देयर आर टू वेज टू डिस्कस इट. द सिंपल क्वेश्चन कैन बी डिस्कस द फिशर्स इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज, फिशर के विनिमय समीकरण की व्याख्या कीजिए, और डिस्कस क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी एज गिवन बाय फिशर. बहुत फर्क पड़ जाएगा. और कैसे लिखना है, ओनली इन 35 मिनट्स. अभी स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है ना, स्क्रीन शेयर अभी नहीं किया मैंने. आई विल शेयर द स्क्रीन. करना कैसे है, नीचे चले जाइए और उसके बाद जहां पर मेरा नाम आता हो उसको क्लिक कर दीजिए, हो जाएगा एकदम से, राइट. एकदम से बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया तो थोड़ा सा लेट हो गए. अभी 150 थे, अभी 175 होने वाले हो गए बल्कि. तो आई डो नॉट नो व्हाई पीपल कम लेट. मैं तो बहुत लेट नहीं रहता. मेरा माई क्लास बिगिंस एट 8:55, आई कम एट 8:50. तो ये दो क्वेश्चंस हैं, राइट. तो हमको क्या करना है, पहले हम आज फिशर के बारे में पढ़ेंगे. तो जब हमको क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है तो इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. ये 3 भागों में विभाजित कर लेते हैं इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स. जनरली 35 मिनट्स में आंसर करने को आता है. अभी तो आजकल शॉर्टकट हम लोग कर रहे हैं, कर्टेल कर रहे हैं, वरना यू हैव टू डू 5 क्वेश्चंस, 35 मिनट्स टू ईच. 5 मिनट और चीजों के लिए वी अलाउ. तो वंस वी से 35 मिनट्स, वी हैव 3 पार्ट्स. वन इज, आई विल रिपीट, गोलू आई विल डू इट. wait for a second, I'm just So we divide it in 3 parts. In one part, we introduce the topic. In second part, we explain topic. And in the third part, we not only criticize or make certain suggestions, but also add it with another topic. 3 भाग हो गए. पहले हमने कहा परिचय. You have to introduce the topic. Reference to the context. किस context में कहा गया है, क्या कहा गया है. That shall not take more than 5 minutes. The explanation part must take 25 minutes. 25 मिनट में हमको लिखना है एक्सप्लेनेशन. मैं बताता भी जाऊंगा कहां एक्सप्लेनेशन शुरू हुआ और कहां नहीं हुआ.
और तीसरा पार्ट बॉडी, उसे आप कहेंगे बट आई कॉल इट एक्सप्लेनेशन। हमारी थ्योरी में 3 ही हिस्से होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका 3 ही हिस्सा होगा। जैसे पिछले साल आपने पढ़ा थ्योरी ऑफ रेंट, तो पहला हिस्सा क्या होगा? व्हाई रेंट इज बीइंग पेड, हु पेज द रेंट। दूसरा हिस्सा क्या होगा? हाउ द रेट ऑफ रेंट इज डिटरमिन्ड। तीसरा हिस्सा क्या होगा? वी एड लिमिटेशंस टू द थ्योरी। कोई भी पार्ट होगा, कोई भी क्वेश्चन होगा, इसके यही 3 पार्ट होंगे। वी कैन नॉट एड एनी अदर पार्ट, वी कैन नॉट डिलीट एनी पार्ट। तो हम लोग आज जो शुरू करने जा रहे हैं, मैं बोलूंगा 10 मिनट 12 मिनट, लेकिन आपको उसको 5 मिनट में कंक्लूड करना है। मैं लिखता भी जाऊंगा, कुछ कुछ लिखूंगा, कुछ आप अपनी किताब से पढ़ेंगे। कोई किताब नहीं है तो हम, क्योंकि नेचुरली वॉट एवर आई टीच आपको किताबों में शायद ही मिले, इट्स डिफिकल्ट टू गेट इन बुक्स, क्योंकि क्वांटिटी थ्योरी किसी किताब में लिखी ही नहीं गई है ना। दैट इज द प्रॉब्लम इन हिंदी और इन इंग्लिश, वेदर यू रीड द बुक ऑफ एस एन लाल, नहीं कोई नहीं, कोई किताब नहीं। आप पढ़ेंगे, यू टेक माई नोट्स एंड देन गो टू दी बुक शॉप एंड जस्ट फाइंड आउट द बुक दैट इज गुड फॉर यू। अगर आपको उसको बेचना है तो बहुत मोटी ताजी किताब खरीदिए, ज्यादा रद्दी बिकेगी। हमको इससे कोई मतलब नहीं होता। नो वन पेज मी एनी कमीशन फॉर recommending his book. I'm least bothered about it. You can go for D.M. Mithani, you can go for J.K. Mehta, you can go for any book you like, M.L. Seth, whatever you like. But remember, these books are at least 70% wrong, at least, if not more. तो हमको जरा सा उनसे बहुत डर लगता है. I don't recommend these books. So let's start with the first thing. First, we are discussing about an economist whose name is Irving Fisher. Now I present and start writing, and you also start writing a bit, because this is what we do in a blackboard. I cannot teach without a blackboard. That is why I am doing it, right? So I am presenting my screen. We are discussing about Irving Fisher. First, we must note down the name, because he is basically not an economist. He is basically a statistician and a mathematician who is interested in reading economics in certain areas. He has written a wonderful book on interest. And in BA Part 1, you have, I do not know, I didn't teach it. You must have read the Fisher's Theory of Interest. That was one of the most important topic of BA Part 1. So he has written a wonderful book on theory of rate of interest. It's almost about 137 pages that he has written, and it is one of the best books he has ever written. He is a known statistician. He has given ideal index numbers concept also. So he has written a lot about index numbers. Our index number are known as the numbers given by the Irving Fisher, where the base can be changed into the current and the current can be changed into base with the same results. That is only known as very good. Now we come to what he has done in money. Why was he interested in money? He wanted to find out the value of money. Do remember, now I'll try to explain simple things in simple ways. There are two concepts which you generally think are synonymous. ये दोनों शब्दों को आप एक ही समझते हैं. In Hindi we'll call this as कीमत and this as मूल्य. Now you could understand the difference. The price of a shoe is 500 rupees. The price of a laptop is 40,000 rupees. The price of any fan is 1,000 rupees. Price is basically what you convert in money. मैंने इसीलिए आपको बताया, बहुत क्लियर कर रहा हूं आपके दिमाग में. It shall be very clear in your mind. These two concepts are not same, at least for Irving Fisher. हम कहते हैं पंखे का मूल्य 500, वो कहते हैं नो, मूल्य यानी वैल्यू है. It is the utility. It is the utility. And this is different.
This utility is measured in prices. So when we talk of price, we mean converting the value of any commodity in money. किसी वस्तु की गुणवत्ता, उपयोगिता को जब हम मुद्रा में नापते हैं तो इसे कहते हैं कीमत। नापते हैं उसकी उपयोगिता तो इसे कहते हैं वैल्यू। वैल्यू इज ए social psychological kind of concept. Satisfaction, it's a kind of concept. Sacrifice is a kind of concept. ये अलग रखते हैं, लेकिन हर वस्तु को हम किसमें जरूर नापते हैं? कीमत में। यही मैं पहले दिन से आपसे पढ़ा रहा था कि कीमत डिफरेंट है और वैल्यू डिफरेंट है। तो इरविंग फिशर के दिमाग में आया कि आई वांट टू स्टडी द वैल्यू ऑफ मनी। सवाल है कि किसी कमोडिटी की वैल्यू एक्स की वैल्यू हम नापते हैं, वी मेजर इट इन टर्म्स ऑफ मनी। दिस इज ए फैन, इट्स वैल्यू इज 1000 रुपीज, दिस इज नोन एज प्राइस। अगर हमको मनी की वैल्यू नापनी हो तो क्या करेंगे? हाउ टू मेजर, क्वेश्चन जो उनके सामने है, हाउ टू मेजर the value of money, and he finds an answer. He finds an answer. भेज दीजिए अंदर। How to measure the value of money? Now, for this he says, value of money is reciprocal of prices of commodity. Now, this is the basic thing that you must remember. The value of money is reciprocal of prices of commodities. If a 10 rupee note can buy 5 pencils, the value of 10 rupee note is 5 pencils. Moreover, if we can get 10 pencils, the value of money is, मुद्रा का मूल्य कब बढ़ेगा? जब वस्तुओं की कीमतें घट जाएंगी। And if we get only 2 pencils, what will happen then? The value of money will decline. So what he finds is, he wants to find out value of money, and he says it is the reciprocal of prices of commodities. We can say value of money is purchasing power of money. Utility of money is this, in purchasing goods. So the value of money is equal to purchasing power of goods. And this is reciprocal to the prices of the goods. If prices of goods increase, value of money declines. अगर कीमतें बढ़ रही वस्तुओं और सेवाओं की तो मुद्रा का मूल्य घटेगा। And if these are declining, this will increase. So value of money is equal to that we have already written as purchasing power of money, which is equal to 1 upon prices of goods. Now this is where he started with. उन्होंने एक बहुत छोटी सी शुरुआत की। He wants to find out the value of money, and then he says it is the reciprocal of prices of goods. लेकिन इकोनॉमिस्ट क्या कहते थे? नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मस्ट अंडरस्टैंड व्हाट इकोनॉमिस्ट से। इकोनॉमिस्ट से प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी is equal to supply of commodity but demand of commodity. यहां पर एक शब्द आगे लिखना है, मैंने आपसे बताया ना, क्लासिकल है, इन इक्विलिब्रियम। पूरा क्लासिकल इकोनॉमिक्स आपको यहां से समझ में आने लगेगी। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड
संस्थिति की दशा में किसी वस्तु की कीमत उसकी मांग और पूर्ति के मिलन बिंदु पर होगी। Where the supply is equal to demand, the price will be determined. तो अगर कमोडिटी की प्राइस को डिटरमिन करने के लिए सप्लाई एंड डिमांड की जरूरत है, तो व्हाई कांट वी डू द सेम थिंग फॉर वैल्यू ऑफ मनी? द क्वेश्चन, द रिसर्च क्वेश्चन इज, the value of money should also be equal to supply of money but a demand of money, or where supply of money is equal to demand of money. So he says, why shall not we try to discuss this formula? He is starting from this value of money. The value of money shall be determined by the supply of money and by the demand of money, which means that in equilibrium, the supply of money shall be equal to demand of money. Now the question is, what is supply of money and what is demand for money? Supply of money actually is made by ए सेंट्रल अथॉरिटी, किसी विदेश की केंद्रीय व्यवस्था। भारत में सप्लाई ऑफ मनी कौन करता है? रिजर्व बैंक। अभी हम क्रेडिट और क्रेडिट मनी या बैंक मनी की बात नहीं कर रहे हैं। ही एडेड इट लेटर, बट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम ही डिड नॉट। ही सेज इज इक्वल टू एम इंटू वी। नाउ व्हाट इज एम? दिस इज all currency and coins issued, currency and coins issued for use. थोड़ी देर के लिए मान लें, the government of India issued 2000 rupee currency in 2 lakh number. Then we also have 500 currency which it issues in 10 lakh in number. Then we have 100 rupees, then we have 50 rupees, then we have 20, then we have 10, then coins and so on and so on. This is the total issue of currency made by a central authority. Remember here money will mean fiat money. Fiat money is the money which is a legal tender issued by the city and which you have to forcibly, coercibly use. You cannot deny the use. आप ये नहीं कह सकते कि हम 500 करोड़ नहीं लेते, because this has been issued by the government and government is responsible for it. So this is M, money supply. सर फेट मनी वर्ड बताइए। So what is fiat money? Repeat once. Yes, come on, ask the question. So fiat money. Yes. Sir, repeat the Fiat question. is a government order. Fiat in law means a government order, sarkari आदेश. If anything is issued by the government of a particular country, no one can deny to take it as a medium of transaction. आप मना नहीं कर सकते। जैसे सरकार ने अब 4 आने मना कर दिया, बैन कर दिया। आप 50 पैसे के सिक्के को आप 10 पैसे ज्यादा लेने से मना कर सकते हैं, ये कोई डिनाई। लेकिन अगर 100 रुपए का नोट कोई आदमी दे रहा है तो यू कैन नॉट डिनाई, चाहे वो 1 लाख दे चाहे वो 5 लाख दे। यू कैन नॉट डिनाई, इट्स ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज ऑन फिएट. फिएट मीन्स ऑन गवर्नमेंट ऑर्डर. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. Sir, in supply of money, as you have written M into V, then what is the meaning of V? अभी तो पढ़ाने भी दो भाई, तुम लोग तो अगर ऐसे रोकोगे तो कभी कोर्स पूरा नहीं होगा. आई एम गोइंग टू दैट ना, वो तो एक्सप्लेनेशन पार्ट में आएगा. इंट्रोडक्शन पार्ट में क्या आएगा, पहले उसे पढ़ाने दीजिए, फिर उसको भी पढ़ाने जा रहा हूं. V is velocity of circulation of money. मुद्रा की चलन गति. अभी तो इसे पूरा डिटेल पर, इस पर तो शॉर्ट नोट ही आ सकता है.
वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मनी, मुद्रा की चलन गति। मेरे पास 2000 का नोट है, आई परचेस्ड समथिंग फ्रॉम इट, वो दूसरे के पास चला गया, दूसरे के पास है वो तीसरे के पास चला गया। 1 घंटे में 2000 का नोट कई बार चेंज कर सकता है अपनी ओनरशिप। ओनरशिप माने स्वामित्व। ये क्या होता है? लीगल टेंडर है, यूजेबल। एंड दिस इज ऑल्सो बियरर। बियरर माने जिसके पास है वही मालिक है ना। चेक होते हैं बियरर। बियरर चेक माने जो लेके आया चेक उसी को पैसा दे दो। इसी तरह जो 2000 का नोट लाएगा, कहां से लाया, कैसे लाया, यू कैन नॉट क्वेश्चन इट, ही हैज द मनी एंड यू विल हैव टू यूज इट। तो बियरर मींस anyone who shows that money becomes yours. This is change of ownership. The change of ownership of money takes place too many times. मैंने कोई सामान खरीदा, किसी और ने कोई सामान खरीदा, किसी और ने कोई सामान खरीदा, and the ownership changes. So velocity of circulation of money means if a 2000 rupee note in an hour is used 10 times, it becomes 20,000. So money is not 2,000. It was issued as a note by Reserve Bank of India, but within an hour it becomes 20,000. Within 2 hours it may become more. This is known as velocity of circulation of money. I mean the change of ownership of money within a given period of time. The time can be 1 hour, can be 2 hours, something like that. Now this is supply of money. Now we come to the demand of money. This money has been issued by the center, and this is the velocity by which the society uses this. The demand for money is for transactions only. This is most important thing. This is why I told you classicals believe this. Transactions. That means transaction demand of money. Why do you demand money? Because you want to purchase anything. You have a commodity, then you want another commodity, you transfer this into money and then transfer it to another commodity. So what is money? Basically it is used for transactions only. It cannot be used for any other purpose. But the transactions are of different nature. लेन देन तो अलग अलग तरीके का होगा। हाथी खरीदेंगे 1 करोड़ का होगा, मकान खरीदेंगे 5 करोड़ का होगा, रेफ्रिजरेटर खरीदेंगे 2 लाख का होगा, 20,000 का होगा, हल्दी धनीरा खरीदेंगे 5-5 रुपए का होगा। इसलिए हर ट्रांजैक्शन बिल्कुल अलग अलग होगा, इसलिए मल्टीप्लाइड बाय प्राइस। सो व्हाट वी नीड मनी? We need money to pay for certain commodities at their prices. We have to think of prices and multiply them by transactions. And then this is the demand of money. So now the question comes is that the equation in exchange is equal to MV is equal to PT. This is called as Fisher's equation ऑफ एक्सचेंज। इसे हम क्या कहेंगे? समीकरण। किसका समीकरण? का किसके संबंध में? मुद्रा के संबंध में। दिस इज फिशर्स एक्सचेंज ऑफ इक्वेशन ऑफ एक्सचेंज। विनिमय समीकरण किसका है? फिशर के द्वारा दिया गया। इन इक्विलिब्रियम सप्लाई ऑफ मनी शैल बी इक्वल टू डिमांड। यहां तक हमको इंट्रोडक्शन में लिखना है। क्या क्या लिखना है? Who is Fisher? What question was he searching? What was his answer? Answer was value is equal to 1 upon prices of commodities. How value of money will be determined? Supply is equal to demand. Supply of money is made by M into V. Write down M, what is M? Write down V, what is V? Then write down P and T. Now this is your introduction part. You have to end it that this is Fisher's equation of exchange. We'll give you 5 minutes for writing this. Now the original thing. Now this is the Fisher's equation and this we have to explain. अब कुछ चीजें केवल समझाने के लिए कर रहा हूं,
उनको लिखना जरूरी नहीं है, दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मैं तो आगे और जाकर इसको और डिटेल में पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी पहले केवल समझा रहा हूं। मैं क्लास के बाद फोन करता हूं। तो now I told you that Fisher is a great statistician and a mathematician, and if this is an equation, it has 4 variables. केवल समझाने के लिए है, लिखने के लिए नहीं है। और चर, मनी सप्लाई can be changed by Reserve Bank of India any time, so it's a variable. Velocity of circulation naturally can always change because ownership can change slowly, fastly, whatever it is. So this is again a variable. Prices can always change, then this is also a variable. And transactions can also change, then this is also a variable. And Fisher is a great mathematician. He knows that you cannot solve an equation with 4 variables. This is not possible. You will need 4 equations to solve 4 variables. आपको क्या करना है? अगर एक इक्वेशन है जिसमें 4 वेरिएबल है तो उसको आप हल नहीं कर सकते. You cannot solve it. मैथमेटिक्स क्या कहता है? For solving 1 variable, you need 1 equation. For solving 2, you need 2 equations. The number of variables goes on increasing. The number of equations must also increase. Now, this is a very difficult thing. Now comes the assumptions of Fisher. Now, do remember, I have already told you something. What I have told you, we have told axioms. Axioms में हमने क्या कहा? It's a classical system. क्लासिकल सिस्टम का मतलब अपने आप क्या हो गया? इट्स माइक्रो, इट्स स्टैटिक, उसके बारे में बात ही नहीं करना है. इसके बारे में परफेक्ट कॉम्पिटिशन, फुल एम्प्लॉयमेंट, ये सब कभी हमको दोबारा बात नहीं करना है. नो मनी इल्यूजन, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, कोई इसके बारे में बात नहीं करना. दे आर ऑलरेडी एज्यूम्ड, इनके बारे में कोई बात नहीं करने. अब यहां पर जो एजम्पशंस हम एज्यूम करने जा रहे हैं, पहले एक्सप्लिसिट, जो खुद कौन मानेगा? फिशर. फिर उनको एक्सप्लेन करेंगे, एंड देन देयर वुड आल्सो बी वन इम्प्लिसिट. एक्सप्लिसिट माने जिसको उसने बाना बाहर से, इम्प्लिसिट माने जिसको उसने एज्यूम कर लिया दिल के अंदर. इट्स नॉट समथिंग डिफरेंट. इम्प्लिसिट. तो पहला एक्सप्लिसिट एजम्पशन क्या है, अब हम उसको समझने जा रहे हैं. ही सेज वी इज कांस्टेंट. Assumption number 1, V is constant. अभी मैं केवल assumptions लिख रहा हूं, एक एक को अलग अलग समझाऊंगा. बीच में कोई क्वेश्चन करिएगा तो मैं फिर रुकना पड़ जाएगा. He says, assumption number 2, T is constant. He says T is dependent variable, आश्रित चर. It will not change by itself. And lastly, he says M is independent variable. Implicit assumption is we are taking a short period of time. अब जरा मुश्किल आने वाली है. P is constant, T is constant. P is dependent variable which cannot change by its own. It depends on the something else. हम कहेंगे कि P is a function of something different. M is independent variable. M can always change. अब एक एक को एक्सप्लेन कर रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाइए, सब समझ में आने लगेगा. लेट्स टॉक ऑफ V, क्योंकि इस पर शॉर्ट नोट आता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं. वेलोसिटी सर्कुलेशन, इसको अगर हम परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? हाउ टू डिफाइन दिस? इन ए पीरियड, मैंने बार बार क्या assumption ले लिया? शॉर्ट पीरियड. इन ए पीरियड द मनी can
change its ownership. टाइटल एक के पास था, दूसरे के पास चला गया. द नंबर ऑफ टाइम्स, जितनी बार मनी changes its title is called its velocity. मुद्रा की चलन गति क्या है? एक समय अंतराल में मुद्रा कितने बार अपना स्वामित्व परिवर्तन करती है, मालिकाना हक परिवर्तन करती है, टाइटल चेंज करती है. दिस इज वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन. Now, when you say that this is going to be constant, ऐसा कैसे मान लें किसी एक आदमी के पास 2000 का नोट गया और उसने रख लिया, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन इज 1. किसी आदमी के पास 10 एक बार गया, उसने बेचा, फिर उसने बेचा, इसकी हो सकता है 10 हो जाए, किसी की हो जाए 20 हो जाए. हाउ कैन वी से दैट दिस वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन कांस्टेंट? बस यही समझना है, क्योंकि यही समझाया नहीं जाता किताबों में. आप लोग सब आलोचनाएं और assumptions खूब लिखते हैं, बट यू नीड टू एक्सप्लेन दिस. वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन विल डिपेंड अपॉन सर्टेन फैक्टर्स. मुद्रा की चलन गति कुछ निश्चित रूप से किन पर निर्भर करेगी? कुछ अन्य फैक्टर्स पर निर्भर करेगी. व्हाट विल बी दोस फैक्टर्स? मैं एक दो का एग्जांपल देता हूं और फिर चाहता हूं आप खुद पढ़ें, सीखें, समझें. वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन किस पर डिपेंड करेगी? विल डिपेंड अपॉन. मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देता और आप अपने आप लिख लेंगे, जरूरत ही नहीं किसी किताब की. सपोज देयर इज ए फार्मर, सपोज देयर इज ए वेज अर्नर, मंथली सैलरी अर्नर, सपोज देयर इज ए डेली वेज अर्नर. Farmer gets money once in 6 months. एक बार फसल बेचेगा once in 6 months. Whatever money he has, he will use it in different places. He will have to purchase certain goods which are durable in nature. कुछ ड्यूरेबल चीजें उसे खरीदनी पड़ेंगी और कुछ उसे रोज खरीदना है. दूध है, मक्खन है, सब्जी है, कुछ उसे मान लीजिए रोज खरीदना है. ये एक महीने में सैलरी पाता है और ये हर रोज सैलरी पाता है. अगर इसके पास मनी जाए, इसके पास मनी जाए, इसके पास मनी जाए, तो वेलोसिटी कहां ज्यादा होगी? निश्चित रूप से वेलोसिटी यहां ज्यादा होगी. ही अर्न्स 100, स्पेंड्स 90 rupees daily, only keeps 10 with him. But because he has to run a whole month, इनको तनख्वाह 10,000 रुपए मिली, तो he will spend 2,000 on the first day and the rest of the 8,000 will be spent slowly throughout the month. For the farmer, he has to spend money for 6 months. So naturally, he will keep money for a period of 6 months. So velocity of circulation will be higher with this person, lesser with this person. This is true. I gave you only one example. That means velocity of circulation will depend upon what? At least period in which you get income, period in which you have to spend money. Now think yourself. मैं हमेशा चाहता हूं आप लोग पढ़ते हैं तो you should try to understand. अगर रोज रोज फैशन बदले या एक ही फैशन कम से कम 6 साल तक चले, think what will happen. और आगे चलते हैं. If you are a very rich person or a very poor person, फिर क्या होगा? Whatever money he gets, ठीक है, whatever money he gets will be utilized on the same day. He will keep so much of money in bank and other places, so that's not also a problem. Habits. There are so many economic factors, non-economic factors. Prices. जिस दिन prices में बहुत change आएगा तो आप क्या करेंगे? सामान खरीद के रख लेंगे. If there is inflation, अगर आपको लगता है prices घटेंगे तो you may keep the money with you.
So there are so many factors. Do remember, there are so many factors on which the velocity of circulation depends. अपनी किताब पढ़िएगा तो you will find so many other factors as well. The question that is, we are taking a short period, maybe 1 hour or maybe 5 hours. Let us extend it to 10 hours. Now, will a farmer become a daily wager? Will a wage earner become a farmer? Will the fashion change within a period of 1 hour or 5 hours? Will our habits change in 1 hour or 5 hours? Do remember, in economics, what we have written is other things remaining same. Other things remaining same. This is the first sentence of all the classical economists. We call it ceteris paribus. That means prices are not likely to change, income is not likely to, periodicity is not likely to change, fashions are not likely to change, richness is not likely to change. How the velocity of circulation is likely to change? You must understand what Fisher is thinking. You must understand what the classicals are thinking. This is what I am telling you, that you have to understand the basics of the theory first, and then only you can explain anything. Otherwise, you will not be able to explain other things as well. So what we are saying is, at this point of time, we are saying that velocity of circulation will not be, I cannot say it will be constant, because yesterday I told you that there is a difference between constant and stable. He should have written the word stable. This 2000 note may be used 10 times in this hour and only 1 times in another hour. Another 2000 rupee note could be used only twice in this hour and 20 times in next hour. This can change. This can always change. But the overall, there will be stability. So had he written the word stable, it could have been 100% correct. But in fact, he did not use the word stable. He used the word constant. You can say it's his limitation of language. It's not incorrect. So the first assumption that velocity of circulation, you have to define what is velocity of circulation. You have to define the factors on which it depends. आपको बताना पड़ेगा मुद्रा चलन गति क्या है, किन चीजों पर निर्भर करती है, and then you will also have to explain why it shall remain constant, because we are talking of a short period, and in short period other things are supposed to be not changed. The basic assumption of the classicals is ceteris paribus, and it is not going to change. Now we are coming to the second thing, that transactions will remain constant. Now, what we talk of transactions simply means, this is again, you can call it an implicit agreement, implicit assumption. You may not call it, because you don't need it to write it. We are talking of only final goods. Final goods means which are sold from producer to consumer. There are no wholesalers and others. We are not talking of this. Final goods, right? We are not talking of wheat has been produced by the farmer and is being purchased by the consumer. The butter has been produced by the milk owner and is being sold to the consumer. We are talking of final goods. So, transactions will depend upon total output, because this output of goods and services are being transacted. क्या चीज बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं? जो वस्तुएं हैं या सेवाएं बनी हैं. Output depends upon two factors: input and technology. फिर से आ जाइए, शॉर्ट पीरियड में पॉपुलेशन बढ़ जाएगी क्या, बढ़ जाएगी क्या बढ़ जाएगा शॉर्ट पीरियड?
शॉर्ट पीरियड में कैन टेक्नोलॉजी चेंज, कैन प्रोडक्शन फंक्शन चेंज, ये तो डेफिनेशन है शॉर्ट पीरियड की. शॉर्ट पीरियड इज डिफाइंड वेयर टेक्नोलॉजी कैन नॉट चेंज, वेयर टेक्नोलॉजी कैन नॉट चेंज, सिंपली. तो आउटपुट तो चेंज होने वाला नहीं. अगर इफ आउटपुट इज नॉट गोइंग टू बी चेंज, चाहे जिस चीज का आउटपुट हो, ट्रैक्टर, buses, whatever it is not going to change. So transactions in period will also remain constant. It is as certain as anything that they will also remain constant. We are not going to change them. Now we have discussed the two assumptions. Now we come to prices. He says prices is a dependent variable. डिपेंडेंट मीन्स विच कैन नॉट चेंज बाय देमसेल्व्स. ये क्या है? परतंत्र चर, ऐसे चर जो चेंज नहीं होंगे. जो परतंत्र चर है, प्राइसेस किस पर निर्भर करते हैं? हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है, सप्लाई एंड डिमांड. सप्लाई माने ट्रांजैक्शंस इस साइड से और डिमांड भी इसी साइड से. टोटल आउटपुट हैज नॉट चेंज्ड, और मैंने आपसे पहले बताया कि इन शॉर्ट पीरियड नथिंग इज गोइंग टू चेंज. So this prices will also not be affected. They will change when either this changes or this changes. So prices do change. What he says is prices are variable, but they are dependent upon supply and demand. And supply and demand of whom? The consumers and others. So this is a dependent variable. This will also not change. Now we come to the equation M into V is equal to P into T. This T is constant, this V is constant, this cannot change. Only thing that can change is money supply. Now, if money supply, government wants to do 2. This will not change, this will not change. Only prices will be doubled. If we increase the money 4 times, the prices will become 4 times. In this equation, these two are not going to change. So naturally, if this is halved, the prices will be halved. Remember, these are the prices of the commodities. And what he wants to find out is value of money. Value of money is equal to 1 upon prices of commodities. Money supply and prices are directly, and do remember this word, proportionally related. क्या बोला हमने? मुद्रा पूर्ति, मनी सप्लाई एंड प्राइसेस. मनी सप्लाई डबल किया, प्राइसेस डबल. Money supply 4 guna, prices 4 guna. Money supply half, prices half, because this cannot change, this cannot change, this will change by the change from some other place. This is a dependent variable. तो अब इक्वेशन क्या बन गई? Money supply and prices are directly and proportionally related. If our assumptions are correct, our assumptions are P and T are constant and price is a dependent variable. So if money supply and prices are directly and proportionally related, and if value of money and prices of commodities are inversely related, then what do we have to hypothesize? The hypothesis is value of money is inversely and proportionally related to money supply. Now, this is the hypothesis. If money supply increases, prices of commodities and services increase, and the value of money declines. If value of money increases, prices of commodities and supply will decrease, and that means money supply has gone down. So there is a relationship between money supply and value of money. If money supply is
doubled, its value will be halved. Remember, we are talking of two terms, direct relation and proportional. सेम रेशियो, बिल्कुल याद रखना है दो चीजें, एक रिलेशनशिप कैसी है, प्रत्यक्ष और आनुपातिक। किसके किसके बीच में? विद मनी सप्लाई एंड प्राइस। और किसके बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है? मनी सप्लाई एंड वैल्यू ऑफ मनी। दिस इज इनवर्स एंड प्रोपोर्शनल। अभी इसकी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, केवल मैं सिर्फ समझा भर रहा हूं कि व्हाट आई मीन टू से या व्हाट आई एम सेइंग दीज थिंग्स आर, है क्या। मैंने सिर्फ आपको अभी केवल यही समझाया कि ये चीज है क्या, ये इक्वेशन क्या है, ये क्वांटिटी थ्योरी क्यों कहलाती है। वो तो तब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं क्वांटिटी थ्योरी के बारे में बताऊंगा, क्योंकि नेचुरली उसको बताने के लिए मुझे और टाइम चाहिए होगा कि क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी है क्या और उसकी फिशर की इक्वेशन क्या है। दैट आई विल टेल अ बिट लेटर, क्योंकि आज तो हमारी क्लास का टाइम ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है, इट्स ऑलमोस्ट गोइंग टू बी 9:45। तो फिलहाल तो मैं आपको यहां पर आज रोक रहा हूं, और मुझे नहीं लगता कि कोई चीज ऐसी है विच यू कांट अंडरस्टैंड। ऐसा तो कुछ मैंने नहीं पढ़ाया जो आप समझ नहीं पा रहे होंगे। बहुत आसान था, इट वॉज सो इजी टू टेल। लेकिन दिस नॉट क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी, दिस इज फिशर्स इक्वेशन। तो अगर फिशर के इक्वेशन पर सवाल आता है तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस इट, we have to explain it, and in the later stage we also have to criticize it, right? Sir, I have a question. Sir, M is independent. Can you explain it again, sir? वो तो करना ही है, क्वांटिटी इंडिपेंडेंट है, वो मुझे करना है, उसके बारे में तो अभी बात ही नहीं की ना, क्वांटिटी थ्योरी में आएगा। अभी मैं इसी को दूसरे ढंग से पढ़ाऊंगा, है ना। मैं अरविंद कुमार जी ये सब काम मैं नहीं करता, मैं इला नहीं लिखाता, मैं बीए और एमए पढ़ाता हूं, मैं इंटरमीडिएट और हाई स्कूल का टीचर थोड़ी हूं जो मैं ये सब आपको नोट्स वोट्स प्रोवाइड करूंगा। आपको समझ में आना चाहिए, दैट इज ऑल। मेरा काम है इकोनॉमिक्स समझाना। एक दिन समझ में आने लगेगी तब मजा आ जाएगा। हाँ शिवांश। Sir, the four assumptions that you told, those are explicit. Those are explicit. The implicit assumptions are two. One is we are taking a short period of time. Two is transaction is of only final goods, no intermediate goods, nothing like that. देखो भाई, हम छोड़ भी सकते हैं इस क्लास को। जिस दिन का हुआ है मैं रिटायर्ड टीचर, मुझे कोई शौक नहीं पढ़ाने का। मैं पढ़ाना चाहता हूं, खूब आराम से पढ़ाऊंगा, बट स्लोली चलता हूं, एक लाइन से चलता हूं, ताकि मैं क्वांटिटी थ्योरी भी समझाऊं। किसी किताब में क्वांटिटी थ्योरी लिखी ही नहीं है, फिर क्या करेंगे आप। तो आई हैव टू डू इट इन माई ओन वे। जब मैं पढ़ाता हूं तो एडिशनल चीजें पढ़ाता हूं, ताकि आप यहाँ बीए ही नहीं करेंगे, हो सकता है आप आगे भी पढ़ें। अनुराग यादव, कम ऑन। पहले पलक हैज आस्क्ड क्वेश्चन। पलक भटनागर। सर, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट का मतलब फिर से बता दीजिए। एक्सप्लिसिट माने जिसको हम ओपनली मानते हैं, एजम्पशन। जैसे हम ये कहते हैं कि हमको दाल बनानी है ना, तो दाल बनाने के लिए दाल भिगोएंगे, बीनेंगे, वो सब क्या है, एक्सप्लिसिट। ये कभी नहीं मानते कि हमको आग भी जलाना पड़ेगा गैस पर। यह तो मान ही लेते हैं कि गैस पर आग लगाएंगे तभी होगा कुछ। इम्प्लिसिट माने विच इज इम्प्लिसिट इन द थियरी इटसेल्फ। एक्सप्लिसिट माने जिसको हम बाहर से बतला रहे हैं। इम्प्लिसिट क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल आजकल के जमाने में क्या होता है, द होलसेलर्स सेल इट टू द रिटेलर्स सेल इट टू समवन एल्स। हम उस जमाने की बात नहीं कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग टू द फाइनल कंज्यूमर्स, है ना। ब्रेड खरीदने वाले ने, ब्रेड बनाने वाले ने, दोनों के बीच के संबंध को, दो फाइनल गुड्स, नो इंटरमीडिएट गुड्स। आटे का हम ब्रेड बना सकते हैं, ब्रेड का सैंडविच बना सकते हैं, दीज आर इंटरमीडिएट गुड्स। वी आर नॉट टॉकिंग ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, वी आर टॉकिंग ऑफ फाइनल गुड्स ओनली। हाँ अनुराग। सर, वेलोसिटी ऑफ सर्कुलेशन ऑफ गुड्स, सर इसको एक बार और एक्सप्लेन कर देंगे क्या। यार इसको तो हमने काफी पढ़ाया, आप या तो क्लास में बीच में गायब हो गए थे। मैंने वेलोसिटी के बारे में पढ़ाया, व्हाट इट इज, हाउ इट इज अफेक्टेड। लेकिन अगर नहीं है तो आप डीएम मिथानी या जो किताब मनी की आपके पास है उससे एक बार पढ़ लीजिए, मेरे पढ़ाने के बाद समझ में आ जाएगा। नहीं आएगा तो फिर आई विल डू इट।
once again I'll do it. I can take plus. हाँ वही तो प्रॉब्लम होती है कोमल अग्रहरी। हाँ बोलिए। सर वैल्यू ऑफ मनी कैसे इंक्रीज होगा और डिक्रीज होगा, एक बार रिपीट कर दीजिए। बेटा फिर आप क्लास में शुरू में नहीं थी। वैल्यू ऑफ मनी क्या है? एक 10 रुपए के नोट में जो खरीद सकते हैं वो वैल्यू ऑफ मनी है, यानी परचेजिंग पावर ऑफ मनी। तो अगर हम 10 रुपए के नोट में 5 पेंसिल खरीद लेते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी इज 5 पेंसिल्स। लेकिन अगर हम 2 पेंसिल खरीद पाते हैं तो वैल्यू ऑफ मनी इज डिक्रीज्ड, क्योंकि 10 में पहले 5 खरीदते थे, अब 2 खरीद रहे हैं। लेकिन इसका यह भी मतलब हुआ कि प्राइसेस ऑफ पेंसिल्स हैव इंक्रीज्ड। तो जब प्राइसेस ऑफ पेंसिल्स विल इंक्रीज, द वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज। इफ द प्राइसेस ऑफ पेंसिल्स विल डिक्रीज, द वैल्यू ऑफ मनी विल इंक्रीज। वैल्यू ऑफ मनी इज द परचेजिंग कैपेसिटी ऑफ मनी। राइट, ओके सर। शुरू से आओ, जल्दी आओ, क्लास में दिक्कत हो सकती है, ठीक है। लेट मी लीव नाउ। Sir, what is limited legal tender money and what is unlimited legal tender money? लड़की, ये सवाल मैंने पढ़ाया है आज नहीं, लेकिन चलो बता देता हूँ। मतलब आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं। अनलिमिटेड लीगल टेंडर माने जिसको आप इनकार नहीं कर सकते लेने से। यू कैन नॉट रिफ्यूज। अगर मैं 100 रुपए के 10 लाख नोट ले जाऊं बैंक में, तो बैंक को लेना पड़ेगा, जमा करना पड़ेगा, हर नोट को गिनना पड़ेगा। हालांकि बैंक क्या चाहेगा कि 100 की जगह मुझे 2000 के नोट मिलते तो गिनना आसान होता, बट ही कैन नॉट रिफ्यूज अनलिमिटेड। ठीक है ना। लिमिटेड माने जिसकी मात्रा हम रोक सकते हैं। 50 पैसे के सिक्के अगर आप 10 रुपए ज्यादा ले जाइए तो कहेगा नो, इट इज इन यूज। सिक्के जो होते हैं वो क्या होते हैं? इट इज इन यूज, बट दे आर नॉट अनलिमिटेड लीगल टेंडर। उनको ऐसा नहीं कि आप 50 पैसे के आप 5 लाख सिक्के ले जाइए गिनो बैठ के हमारे सामने। लिमिटेड लीगल टेंडर। लीगल सिंपली मीन्स फिएट मनी। यस, कोमल हो गया, शुभी हो गया, मेरे ख्याल से खत्म हो गया सबका सवाल। सर हाँ सर, अच्छा, हर्षिता हाँ बोलो बेटा। सर प्लीज कोई बुक बता दीजिए, मेरे पास बुक नहीं है, आज मुझे बुक लेने जाना है। मुझे नहीं पता कौन सी अच्छी है कौन सी नहीं। हमको तो बिल्कुल, हम तो किताबें नहीं पढ़े लिखे हैं, हमने बीए ही नहीं कभी पास किया। हर्षिता पांडे, हम क्या करें? आप जाइए 4-5 किताबें देखिए जो आपको इंग्लिश मीडियम में की हैं कि हिंदी मीडियम की हैं, पहले वो देखिए। दूसरी चीज क्या देखिए? जो राइटर है वो क्या पास है, वो खुद बीए पास है कि नहीं है, उसकी डिग्री लिखी है कि नहीं लिखी, एमए पीएचडी है कि नहीं है। तीसरी चीज क्या देखिए? वो राइटर कहाँ का है, दिल्ली का है कि प्रयागराज का है। अगर प्रयागराज का होगा तो उसने हमारे सिलेबस के हिसाब से लिखी होगी, दिल्ली का होगा तो उसने वहां के सिलेबस के हिसाब से लिखी होगी, कुरुक्षेत्र का लिखा होगा तो भगवानी मालिक है। तो प्लीज कोई ले लीजिए, मैं किसी किताब वाले से कमीशन नहीं लेता, मैं किसी किताब वाले को बताता नहीं। गो योर सेल्फ, परचेज ए बुक दैट एवर यू लाइक। मैं केवल यही पेपर नहीं पढ़ाऊंगा, मैं तो 3rd में भी चला जाऊंगा, मैं 1st में भी चला जाऊंगा। तो मैं सबकी किताब थोड़ी बताने जा रहा हूं आपको, मैं टॉपिक वाइज तो बता सकता हूं, और उसका एक तरीका मेरे पास है। ये जो मैं पहले 3 टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, इनके ओरिजिनल आर्टिकल्स में दे सकता हूं, जो पीगू ने लिखा होगा, जो मार्शल ने लिखा होगा, या जो उसने लिखा होगा, वो ओरिजिनल आर्टिकल्स में आपको पीडीएफ के फॉर्म में दे सकता हूं। थोड़ा मुश्किल होंगे समझने के लिए, बट दैट आई कैन डू। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है बेटा, अब मैं जा रहा हूं। ओके बाय। थैंक यू थैंक यू सर।